नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जनमन न्यूज में। कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 24,942 पहुंच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 5,498 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि 780 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 28,64,306 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8,16,450 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 1,99,505 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से फैल रहा है, हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। जी हां दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर, खुल सकती है गली मोहल्लों की दुकानें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में दिल्ली में लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। दिल्ली में अब दुकानों को खोलने पर संशय खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब दिल्ली में दुकानें खुलेंगी। हालांकि दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्त रखी गई है। यहाँ शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखना होगा। जो सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दुकान खोलने के निर्देश हैं, उसे सख्ती से पालन करना होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को सुबह से ही दिल्ली में दुकानें खोलने को लेकर संशय रहा। इसके बाद मंत्रालय के आदेश के बाद तथा दिल्ली सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में भी दुकानों को खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा। आपको बता दें कि शुक्रवार की देर रात गृह मंत्रालय के जारी हुए पत्र में कहा गया था कि दुकानें राज्य सरकार खोल सकती हैं। हालांकि बाद में ये कहा गया कि सैलून और ब्यूटी ट्रीटमेंट आदि को खोलने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति नहीं है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में सभी सिंगल दुकानों, आस पड़ोस की दुकान और आवासीय परिसरों में बनी दुकान को खोलने की अनुमति होगी। दोस्तों, दिल्ली वालों के लिए ये राहत भरी खबर है। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को रोजगार देगी यूपी की योगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने का काम शनिवार से शुरू हो गया है। और पहले चरण में 2,224 श्रमिकों को और कामगारों को 82 बसों की मदद से लाया गया है। रविवार तक चरणबद्ध तरीके से 11,000 लोग वापस आ जाएंगे। दूसरे राज्यों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को राज्य सरकार रोजगार देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर 15 लाख लोगों को रोजगार देगी। ये इस राज्य के वे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते थे, लेकिन कोरोना वायरस प्रकोप के चलते हुए लॉकडाउन के कारण वे वापस लौट आए हैं या आने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को हरियाणा राज्य से 2,224 मजदूरों को 82 बसों से वापस प्रदेश लाया गया है। ये मजदूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के हैं। इन लोगों को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। एक खबर के अनुसार रविवार तक दूसरे राज्यों में रह रहे 11,000 मजदूर भी वापस आ जाएंगे। मजदूरों को वापस लाने का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। इन मजदूरों को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में आश्रय गृह तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया जाएगा। भोजन तथा शौचालय की सुचारू व्यवस्था भी की जाएगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में सुधर रहे हालात, पूरा शहर नहीं है हॉटस्पॉट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 92 कोरोना वायरस हॉटस्पॉट है, लेकिन पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं है। जैन इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में छूट देने का विचार कर रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन सामान्य रूप से जारी रहेगा और 27 अप्रैल को विशेषज्ञों की समीक्षा बैठक से पहले प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। जैन ने कहा कि दिल्ली में 92 कोरोना वायरस हॉटस्पॉट है। शहर का कोई पूरा जिला या पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले जिस दर से दुगने हो रहे हैं, वह अब पहले की तुलना में कम हो गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 2,514 मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को कोरोना के 138 मरीज सामने आए। मंत्री ने कहा कि कुल मामलों में से 857 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि 53 लोगों ने दम तोड़ दिया है। प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षणों पर जैन ने कहा कि हमने इसे 6 रोगियों पर आजमाया है। 2 रोगियों पर 4 दिन पहले परीक्षण किया गया, 2 पर गुरुवार
गुरुवार को और 2 पर शुक्रवार को परीक्षण किया गया है। जिनकी इससे थेरेपी 4 दिन पहले की गई थी, वे लोग लगभग ठीक हो चुके हैं। परिणाम उत्साहजनक हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि पीएम हस्तक्षेप करें, सोनिया से भी की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना संकट से हर कोई परेशान है। लॉकडाउन का बिहार में भी पालन हो रहा है, लेकिन इसी बीच सियासत भी तेज है। अब नीतीश सरकार में शामिल मंत्री श्याम रजक ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बीच आरक्षण से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है, इसे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने यह पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भेजा है। इधर राजनीति गलियारे में भी हो रही चर्चा को माने तो आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल मचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उद्योग मंत्री श्याम रजक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करे। अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए वक्तव्य देकर आश्वस्त करें कि इन समूहों के आरक्षण की सुविधा के साथ छेड़छाड़ न की जाए। रजक ने कहा कि कोरोना के संकटपूर्ण दौर में भी आरक्षण को अप्रभावी करने की कोशिश कुछ निर्णायक संस्थाओं की ओर से हो रही है। जी दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना के खिलाफ रणनीति में छत्तीसगढ़ पूरे देश में रोल मॉडल बनकर उभरा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना संक्रमण के 37 मामले सामने आए हैं। इनमें से 32 ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि इससे एक भी व्यक्ति ने दम नहीं तोड़ा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पूरे देश में रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार ने भी कोरोना के खिलाफ रणनीति में बेहतर काम करने पर राज्य की सराहना कर चुकी है। राज्य सरकार ने समय पर त्वरित कदम उठाए। इनमें मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ सरकार की एक अलग टीम दिन रात काम कर रही है। सीएम हाउस से लेकर नए सर्किट हाउस तक वॉर रूम बनाए गए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अबू झमार के तमाम गाँव में ग्रामीणों तक राशन तो पहुँच गया है, लेकिन तेल नमक की कमी हो गई है। ग्रामीण जंगल से इमली चिरौंजी बेचकर उसकी आय से घर चलाते रहे। लॉकडाउन के दौर में ग्रामीण वन उपज इमली और चिरौंजी के बदले धनराशि नहीं मांग रहे, बल्कि वह आलू प्याज और तेल नमक की मांग कर रहे हैं। एक तरीके से वस्तु विनिमय का दौर लौट आया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि यूएन ने दिया भरोसा, अंडर ट्रायल वैक्सीन की उपलब्धता सार्वभौमिक और सस्ते दर पर होगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के वैश्विक प्रकोप के बीच यह खबर राहत देने वाली हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के लिए अंडर ट्रायल वैक्सीन की सफलता की उम्मीद है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस वैक्सीन की उपलब्धता सार्वभौमिक हो। गरीब राष्ट्रों की चिंता को देखते हुए एंटोनियो ने कहा कि यह उन मुल्कों को सस्ते दर पर सुलभ होगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई मुल्कों में शुरू हो चुका है। एंटोनियो ने ट्विटर पर लिखा है कि यह कोरोना पर तैयार की जा रही वैक्सीन किसी एक राष्ट्र की नहीं होगी, यह वैश्विक धरोहर होगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह वैक्सीन सस्ती, सुरक्षित, प्रभावी और आसानी से सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि समस्त उपकरणों का विकास एवं उत्पादन वैश्विक सहयोग से तैयार किया जा रहा है। ये उपकरण कोरोना वायरस से निपटने में कारगर होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कोरोना से मुक्ति के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैश्विक इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल और प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी मुल्कों को अपने मतभेद को भुलाकर इस रणनीति में एक साथ आना चाहिए। यूएन प्रमुख ने कहा कि मुल्कों को कोरोना से जुड़े हुए सभी डेटा को साझा किया जाना चाहिए ताकि हम लोग किसी भी नतीजे पर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि दुनिया को सुरक्षित रखने और जनता की भलाई के लिए विश्व के नेताओं को एक मंच पर आना होगा। वैश्विक स्वास्थ्य की चुनौती से निपटने के लिए निजी क्षेत्र, वैज्ञानिक और मानवीय अभिनेताओं को अन्य सहयोगी एक मंच साझा करें। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एटीएम से फैल रहे कोरोना वायरस, पैसे निकालते वक्त ध्यान रखें कुछ बातों का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी संख्या बढ़कर 24,000 के पार हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। देश में तमाम राज्यों ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। हालांकि इसमें कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। इसमें एटीएम से पैसे निकालना भी शामिल है, लेकिन एटीएम भी खतरे से खाली नहीं है। गुजरात में एटीएम के इस्तेमाल से सेना के 3 जवानों को कोरोना हो गया है। इसे देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने ग्राहकों को एटीएम का इस्तेमाल करते हुए कुछ सावधानियां अपनाने को कहा है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि एटीएम के कमरे में कोई व्यक्ति पहले से मौजूद है और वह पहले से उसका इस्तेमाल कर रहा है तो एटीएम में बिल्कुल ना जाएं।
एटीएम में जाने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल हमेशा करते रहना जरूरी है। एटीएम रूम में अलग अलग जगहों को छूने से बचें। अगर आप फ्लू से जूझ रहे हैं तो एटीएम का इस्तेमाल करने से बचें। एटीएम की लाइन में खड़े रहने के दौरान अचानक छींक आती है तो अपने मुंह को बाजू या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू या मास्क को एटीएम के कमरे में ना फेंकें। अगर आपने किसी भी सतह को छुआ है तो तुरंत सैनिटाइजर से हाथों को साफ करें। एटीएम लाइन में खड़े रहते हुए अपने चेहरे, नाक या मुंह को छूने से बचें। लाइन में लोगों से 1 मीटर की दूरी रखें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हिमाचल में 3 मई के बाद एक दिन छोड़कर पढ़ाई हो सकती है शुरू। सरकार को सौंपा है प्रस्ताव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के स्कूल में 3 मई के बाद एक दिन छोड़कर पढ़ाई शुरू हो सकती है। 6ठी से 12वीं के लिए स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव शिक्षा निर्देशालय ने सरकार को सौंप दिया है। प्रस्ताव के तहत पहले दिन 4 कक्षाओं और दूसरे दिन 3 कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूल बुलाने का सुझाव दिया गया है। इन कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक कक्षा के बच्चों को 2 कमरों में बिठाकर पढ़ाने की योजना है। हालांकि प्रस्ताव में ये स्पष्ट किया गया है कि यह योजना तभी सफल होगी जब प्रदेश में 3 मई से बसों की सुविधा शुरू होगी। उधर 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं 15 मई के बाद हालात अनुसार शुरू करने का सुझाव दिया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों को खोलने के लिए अधिकारियों से एग्जिट प्लान बनाने को कहा गया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसी कड़ी में शनिवार को शिक्षा निर्देशालय ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा 3 मई के बाद शुरू होती है तो 6ठी से 12वीं कक्षा तक स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या नहीं आएगी, लेकिन अधिक संख्या वाले बच्चों के स्कूलों में एक कक्षा को 2 कमरों में चलाया जा सकता है। कुछ कक्षाएं एक दिन और कुछ कक्षाओं को अगले दिन खोला जा सकता है। इससे स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या भी कम रहेगी। इस प्रक्रिया से स्कूलों को शुरू किया जा सकता है। निर्देशालय ने कहा कि इस प्रस्ताव को लागू करना है या नहीं करना है, इसको लेकर आने वाले दिनों में सरकार फैसला लेगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ममता का मोदी सरकार पर पलटवार, कहा राजनीतिक वायरस फैलाने आई है केंद्रीय टीम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कोरोना वायरस संक्रमण के हालात का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा कर रही 2 अंतर मंत्रालयीय टीमों को भारत की सर्वाधिक असंवेदनशील टीमें करार देते हुए शनिवार को कहा ये बेशर्मी से राजनीतिक वायरस फैलाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय टीमें कोलकाता और सिलीगुड़ी में अस्पतालों और पृथकवासों का दौरा कर रही हैं और अधिकारियों से मुलाकात कर रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों केंद्रीय टीमों ने राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया है। वहीं इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना से निपटने की राज्य की तैयारियों को देखने के लिए टीमें भेजने के लिए केंद्र की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि राज्य में त्रुटिपूर्ण जाँच किट भेजी गई है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि गहलोत का केंद्र पर आरोप, कोरोना से रणनीति में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है गृह मंत्रालय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन लगाना आसान है लेकिन उससे बाहर निकालना मुश्किल। गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ रणनीति में केंद्रीय गृह मंत्रालय कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से राज्यों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव जब भी राज्यों से बात करते हैं तो मौखिक तौर पर आदेश देते हैं, जिसकी वजह से राज्यों को दिक्कतें होती हैं। मजदूरों को छोड़ने के लिए चाहे बस चलाने का मामला हो या फिर कोटा से छात्रों को ले जाने का, ऐसा देखने को मिला है। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से कहा कि मजदूरों को उत्तर प्रदेश जाने दिया जाए, जिसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें लिखित आदेश नहीं मिला है, जिसके बाद बसें रुक गई। कोटा के छात्रों को छोड़ने के मामले में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौखिक तौर पर ही आदेश दिया। इसी वजह से राज्यों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन